Good morning, students. Today we are going to discuss our lesson number first of history part, that is the French Revolution. The French Revolution is a landmark in the history of Europe and the world. कहता है कि वर्ल्ड और यूरोप की हिस्ट्री में अपना ही एक इसका इम्पोर्टेंस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का अपने आप में एक लैंडमार्क है। इट एंडेड द मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस। इससे फ्रांस में जो मोनार्कियल सिस्टम यानी रूल ऑफ द किंग, जो एब्सोल्यूट रूलर जो थे उनका जो शासन है उसको ख़त्म कर दिया। द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकेम इम्पोर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द न्यू इरा। इस नए एज में कहता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी के स्लोगन्स थे लिबर्टी और इसके अलावा फ्रीडम और इक्वलिटी के, ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। नेक्स्ट फिर आता है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18वीं जो शताब्दी थी आपकी, उसका जो अंतिम टाइम है उसमें फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से डिवाइड था। कहता है इन 1774 20 ईयर्स ओल्ड लुई 16 ऑफ बुरबोन डायनेस्टी बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में 20 वर्षीय जो लुई 16 है, जो बुरबोन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो फ्रांस का राजा बना। ही वाज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द प्लेस ही गोट एन एम्प्टी ट्रेजरी। कहता है कि लंबे समय तक जो लड़ाइयाँ हैं उसमें उलझे रहने के कारण और जो शानदार कोर्ट था उसको मेंटेनेंस करने में सारा पैसा खर्च हो गया और अब उसको जो खजाना है वो खाली मिला। लुई 16 also helped 13 American colonies to get their independence from Britain। कहता है लुई 16 ने जो 1776 में 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटेन से आज़ाद हुई उनको भी कहता है कि आज़ादी दिलवाने में हेल्प की। द वार एडिड मोर देन 1 बिलियन लिवरेज टू द डेब्ट फॉर मोर देन 2 बिलियन लिवरेज डेब्ट। कहता है कि इस युद्ध की वजह से जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी 1776 में, उनको हेल्प करने की वजह से फ्रांस पे जो 1 बिलियन लिवरे का कर्जा था अब वो बढ़ के 2 बिलियन लिवरे का हो गया। Then the leaders began to charge an interest of 10% on loans। और तब कहता है जो लेंडर्स यानी लोन देने वाले थे वो अपने ही से अमाउंट पे 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी डिमांड करने लगे। टू मीट द एक्सपेंसेस लाइक मेंटेन आर्मी कोर्ट एक्सेट्रा, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। कहता है कि आर्मी कोर्ट को मेंटेन करने के लिए और दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए स्टेट को यानी राज्य को अब एक तरह से टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत थी। बट दिस मेजर वाज नॉट सफिशिएंट एज ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। लेकिन ये जो मापदंड था अपने आप में, ये जो एक स्टेप था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो ही केवल टैक्स पेयर थे। इसके बाद में फिर आता है द 3 एस्टेट ऑफ फ्रांस आर दैट टाइम वर। उस समय फ्रांस के जो 3 एस्टेट थे उसमें फर्स्ट एस्टेट आपका आता है द क्लेर्जी। You can say that the clergy were the people that were related to church, that were involved in perform the functions related to church। कहता है clergies were the group of persons invested with special functions in the church। clergy
उस समूह में से थे, लोगों के उस समूह से बिलोंग करते थे जो कहता है चर्च के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते थे। दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, और उनको कुछ स्पेशल राइट्स हैं वो बाय बर्थ यानी जन्म के टाइम से ही मिले होते थे। लाइक एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, एक तरह से उनको कहता है स्टेट को टैक्स देने से छूट मिली हुई थी, वो टैक्स पेयर नहीं थे। फर्दर द चर्च levied a tax called tithe from the peasants, which comprised of 1/10 of the agricultural produce। बाद में चर्च ने एक जो नया टैक्स है वो लागू किया जिसको टाइद के नाम से जाना जाता था। दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से ये इकट्ठा किया जाता था। एंड इट वाज 1/10 यानी जो 10वां भाग था ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें सेकंड स्टेट द नोबिलिटी। इट कंसिस्टेड ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट। इसमें कहता है स्टेट से रिलेटेड जो अमीर लोग थे वो शामिल थे। दे ऑल्सो एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, और उनको भी कहता है स्टेट को टैक्स पे करने से छूट मिली हुई थी। ये एक स्पेशल राइट या विशेष अधिकार उनको भी मिला हुआ था। दे ऑल्सो एंजॉयड फेडरल प्रिविलेज, और कुछ सामंती विशेष अधिकार स्पेशल राइट्स रिलेटेड टू लैंड थे वो भी उनको भी वो एंजॉय करते थे। जैसे दे कलेक्ट द फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, वो पीजेंट से फेडरल ड्यूज यानी सामंतिक जो टैक्स जो था वो कलेक्ट करते थे। नोबिलिटी कैटेगरी के लोगों को दीज स्पेशल राइट्स वर गिवन टू देम बाय बर्थ। थर्ड स्टेट, इसमें आपका आता है कि इट कंसिस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और थर्ड स्टेट में आपकी इन सब के अलावा एरिस्टोक्रेट और रिच पीपल्स और जो द पर्सनस रिलेटेड टू चर्च, इन सब के अलावा जो बचे हुए लोग थे वो आपके थर्ड स्टेट में आते थे। जैसे आपके बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस, लेबरर्स एक्सेट्रा। दे हैड नो प्रिविलेज, उनको कोई स्पेशल राइट्स हैं वो नहीं मिले थे। एंड दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइद टू द स्टेट as well as a number of indirect taxes levied on the articles of everyday consumption like salt and tobacco etc। कहता है कि उनको स्टेट को एक डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट के लोगों को, जिसको टाइद के नाम से टैली के नाम से जाना जाता था। टाइद वाज द टैक्स दैट वाज गिवन टू चर्च और कलेक्टेड बाय चर्च। इसमें कहता है कि पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, और उस समय जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसका 90% पार्ट जो था वो आपके पीजेंट्स थे। नेक्स्ट आपका आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी उस समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस का एक दौर चल रहा था, उस समय लोगों को डे टू डे लाइफ की जो थिंग्स हैं वो कलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो इसमें पहले दे रखा है कि ड्यूरिंग 1715 टू 1789 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड रैपिडली विच लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। कि 1715 से 1789 का जो पीरियड है उसमें फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और इससे डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स यानी खाने के लिए जो अनाज है उसकी मांग भी बढ़ गई। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड, और उस समय सफिशिएंट प्रोडक्शन ना होने की वजह से ब्रेड के जो प्राइसेस हैं वो कहता है कि बढ़ गए थे काफ़ी। बट द वेजेस ऑफ वर्कर्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, लेकिन वर्कर्स के जो वेतन हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाए जितने टाइम के अनुसार कीमतें बढ़ी। सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशंस रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट,
और उस समय सिचुएशन स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब बैड वेदर कंडीशंस यानी ड्रॉट या एक तरह से फ्लड की वजह से आपकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती थी। कहता है कि द कंडीशन क्रिएट सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और उससे इस स्थिति में कहता है खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी हो जाती थी। नेक्स्ट आपका आता है इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। इन द 18th century a new social group emerged who were known as middle class। 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक नया सोशल ग्रुप है, वो कहता है कि उभर के सामने आया जिसको मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता था। They had become rich by expanding the overseas trade and manufacturing goods। कहता है कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके और ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्र पार का जो व्यापार था अदर कंट्रीज के साथ, उससे वो लोग हैं उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया था, या वो हम यूँ कहें कि अमीर बन गए थे। इसके बाद में फिर आता है दीज वर। इसमें आपके कौन कौन थे? लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, हु वर एजुकेटेड जो पढ़े लिखे भी थे। They believed that no group of society should be privileged by birth। और उनका ये मानना था कि जो सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा ना हो जिसको प्रिविलेज मिले हों। फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, मोंटेस्क्यू considered the middle class was सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन। और कुछ फिलोसफर्स ऐसे थे जैसे आपका जॉन लॉक है, जीन जैकस रूसो है या मोंटेस्क्यू है, उनका ये मानना था कि सोसाइटी में जो चेंज है वो मिडिल क्लास की वजह से ही आएगा। दे स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और उन्होंने इस तरह के आइडियाज़ को फैला दिया जैसे कि आपका फ्रीडम है, इक्वल लॉज मतलब देयर शुड बी इक्वल लॉज फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक समान या बराबर कानून हो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और यू कैन से दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, सभी के लिए समान अवसर। अब देखा है आपका इसमें आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स, यानी यू कैन से दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहता है जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च या किंग। कहता है कि उसने अपने इस बुक में जो कंसेप्ट ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स यानी डिवाइन पावर्स दैवीय शक्तियाँ और एब्सोल्यूट राइट निरंकुश जो अधिकार का जो कंसेप्ट है मोनार्च या किंग का, उसका इसने विरोध किया था, उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट proposed the form of government based on social contract between people and their representatives। और रूसो ने जो बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने एक इस तरह का मॉडल पेश किया कि द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक तरह से अच्छा जो संपर्क है वो होना चाहिए। इस तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। नेक्स्ट आपकी आती है मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्ट्रेस्ड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इसमें कहता है कि देयर वर 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोंटेस्क्यू बिलीव दैट पावर शुड बी डिवाइडेड among the 3 organs of the government equally, that were the legislature, the executive and the judiciary। His concept of separation of powers was a great instrument against the despotic autocratic rule of French emperor। उसका जो इस तरह का कंसेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, उस पर कहता है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, वो काफ़ी उसने प्रभावित किया था, एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको काम लिया गया था
अगेंस्ट द डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द फ्रेंच एम्परर। उस समय जो फ्रांस का शासक जो था उसके अनलिमिटेड पावर्स या सम स्पेशल प्रिविलेज, कुछ विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स जो थे, उन चीज़ों को विरोध किया था उसने। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ फ्रांस। कहता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका जो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर्स का। दीज आइडियाज़ वर स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में फैले। विद द न्यूज दैट लुई 16th इज प्लानिंग टू इम्पोज मोर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट। जैसे ये समाचार फैला कि लुई 16th इस तरह की प्लान बना रहा है कि वो टैक्स बढ़ाएगा अपने खर्चों को मिटाने के लिए, इट इज जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अमंग द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज अमंग द पीपल। इससे कहता है कि लोगों के बीच में एक जो गुस्सा या क्रोध है, एक जो फीलिंग ऑफ प्रोटेस्ट यानी विरोध की भावना है, वो लोगों के बीच में डेवलप हो गई, इमर्ज हो गई। 6 नेक्स्ट है आपका द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ऑन 5 May 1789 लुई 16th called an assembly of the State Journal to pass the proposals of new taxes। कहता है कि 5 मई 1789 को लुई 16th ने एक एस्टेट जो एस्टेट जर्नल, वहाँ की एक असेंबली थी, उसकी एक मीटिंग बुलाई नए जो टैक्सेस के प्रपोजल्स हैं इनको पास करने के लिए। फर्स्ट एंड द थर्ड एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस एस्टेट जर्नल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेजे। द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 sides। कहता है फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं उन्होंने 300 यानी टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जो एक दूसरे के सामने मुंह करके सीधी जो लाइनें थी उनमें बैठ गए। द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स बट दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक। जो थर्ड एस्टेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादा प्रोस्पेरियस यानी समृद्ध थे, पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड थे, लेकिन अब उनको यहाँ इस एस्टेट जर्नल असेंबली की मीटिंग में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, यानी उनके साथ जो भेदभाव किया गया उससे वो काफ़ी नाराज़ हुए। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर denied entry to the assembly but they sent their demand and grievances through representatives। peasants, artisans और जो वुमेन्स यानी जो महिलाएं थी वुमेन, उनको इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में आने की परमिशन नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भेजी। The members of the third estate demanding that voting should be conducted by taking assembly as a whole। थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं उनकी ये डिमांड थी कि जो वोट हैं वो पूरी असेंबली के एक साथ काउंट हों, बट द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। लेकिन किंग ने इस तरह का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में फिर इसने दे रखा है कि एंड द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट। और थर्ड जो आपका एस्टेट है उसके मेंबर्स ने विरोध, सब इसका असेंबली का विरोध कर दिया और वहाँ से वॉकआउट उन्होंने कर लिया, उस वहाँ से वो चले गए।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड एस्टेट कि ऑन 20 जून 1789 the representatives of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court in Versailles। 20 जून 1789 को कहता है थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एक जगह कलेक्ट हुए, असेंबल हुए वर्साइल्स नाम की जगह पे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को कहता है नेशनल असेंबली है वो डिक्लेयर कर दिया। दे ऑल्सो शोर टू ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, उन्होंने फ्रांस